नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे संजय राउत की, जहां पर ईडी के बाद गिरफ्तारी के बाद जो जेल उनकी हुई है वहां पर उनकी हालत बहुत काफ़ी ख़राब है। और थत्ते जी ने उसके ऊपर विश्लेषण भी किया है, काफ़ी चर्चा भी की है, उनके घर वालों से बातचीत भी की है। तो किस हाल में है, क्या होने वाला है, इसी भी चर्चा करेंगे संजय राउत के बारे में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, बताइए कि आप उनके परिवार से बातचीत भी कर रहे हैं, मिलने गए हैं मालूम नहीं, लेकिन जो संजय राउत की हालत हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर, ऐसा है कि अभी उनका जेल, आर्थर रोड जेल में हमारे वीडियो के बाद, और मैंने भी कुछ लोगों से बात की जो सरकार में है उनसे, कि भाई ये संजय आपका भी दोस्त है और जाने अनजाने में उसने आपकी मदद भी की है। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि उसने जो एग्रेसिव पोस्चर लिया उसकी वजह से आपका ही फ़ायदा हुआ है, ऐसा मैंने किसी को बोला। तो बोले कि हमने इंक्वायरी की, आपने पहले भी वीडियो बनाया था कि उनकी हालत ये है वो है, तो हमने इंक्वायरी की है। तो बोले कुछ सुविधाएं जो है वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं मगर ऑफ द रिकॉर्ड दी जा सकती है, वो देने का इंतज़ाम हुआ है। और उनकी अभी बहुत सारी शिकायतें जो थी पहले, संडास से लेकर उनको वो ठंड लग रही थी, उनका पूरा बॉडी का वो पैरालिसिस तक उनका बदन में तकलीफ़ हो रही थी वगैरह, वो बोले अभी आपको लेटेस्ट अगर मालूमात आपको हो जाए तो उनका भाई सुनील उनसे मिलता है, वो बोले सुनील से भी आप पूछ सकते हैं कि अभी काफ़ी सुधार उनके लिए किया गया है। और तो और सर, और एक बड़ी खबर है कि जो अभी टीवी पे मैंने टीवी पे देखी, मुझे पता था मगर मैं बोलने से पहले वो टीवी पे आ गई तो मैं टीवी का रेफरेंस देना अच्छा समझूंगा। उल्टा जो मेरी खबर है वो कंफर्म हो रही है कि सर आर्थर रोड जेल में अभी ये जो पॉलिटिकल वीआईपी आ रहे हैं उनके लिए 12 कमरे बनाए जा रहे हैं। ओह, मतलब 12 लोग आने वाले हैं। ऐसा लगता है। तो अभी 3 तो है जी, मांडे, नवाब मलिक और ये तुम्हारे अनिल देशमुख, संजय है चौथा। तो अभी उन्होंने 12 लोगों का इंतज़ाम करना। सर, ये वीआईपी रूम के बारे में उन्होंने ऐसा प्रोविज़न किया है कि वहाँ पे वो खाली एक कंबल डालते थे, उसके बदले वहाँ पे बाकायदा फोम की गद्दी रहेगी, उशी रहेगी, ऊपर एसी रहेगा, फैन रहेगा, एसी भी रहेगा, फैन रहेगा, और उनको पढ़ने के लिए और लिखने के लिए एक टेबल, बाकायदा एक कुर्सी रहेगी। पानी अगर वो चाहते हैं और उनके घर वाले ला के देते तो बिस्लरी का पानी भी वहाँ उनके लिए रहेगा। खाना उनको घर से आएगा। अभी सबको वो कोर्ट की परमिशन होती है, वो कोर्ट ने परमिशन दी हुई है सबको घर का खाना। अनिल देशमुख को बीच में नहीं दी थी मगर मेरे ख्याल से अभी उनको भी घर का खाना आ रहा है। और अगर वहाँ का भी खाना मिला तो इतना भी उनके लिए ख़राब नहीं होगा, तो वो भी हो रहा है। और मिलने जुलने के बारे में भी थोड़े से नियम वो ये कर रहे, चेंज कर रहे हैं कि अभी ऐसा है कि सिर्फ वकील और घर वाले, ब्लड रिलेशन में ही लोग मिलते हैं। तो एक कोई आदमी हर हफ्ते उनको बाहर का मिल सकता है, ऐसा थोड़ा कर रहे हैं। और एक सुविधा संजय के लिए आ रही है, वो ऐसी है कि वो कैसे है ना सर, भारत की ये परंपरा रही कि जब भी कोई बड़ा नेता जेल में गया है तो उसने या तो आत्मचरित्र लिखा है या तो कुछ एक फिलोसॉफिकल थॉट है उसके बारे में लिखा है, कुछ बुक्स लिखे हैं। तो उनको क्या ऐसी सख्त मजूरी की सज़ा नहीं हुई है, वो शिक्षा नहीं भुगत रहे हैं, वो एस प्रिकॉशनरी जेल में कि वो बाहर जाके कोई दबाव न लाए, ये इसके परे कोई नहीं है। उनको शिक्षा नहीं हुई है, मतलब पनिशमेंट नहीं हुई है। तो उनको अभी वो सोच रहे हैं कि उनको किताबें पढ़ना, लिखना। अभी संजय को एक लेटेस्ट मेरे को ये खबर मिली है कि उनकी जेल की बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जेल की खुद की लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। और उनको अभी अलाउड किया गया है कि दिन के सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे वो लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ सकते हैं। तो वो तो शौकीन ही है किताबें पढ़ने का और लिखने का, तो लिखने का भी इंतज़ाम हो रहा है। अभी उसमें खाली एक दिक्कत है कि वो लिख सकते हैं, वो भेजने का इंतज़ाम जो है उसके बारे में कोर्ट की परमिशन लेने के लिए उनको बोला गया है कि भाई आपको अगर अग्रलेख लिखना है
ये लिखना है तो आप कोर्ट की परमिशन लो कि आप जो लिखेंगे वो बाहर जाएगा। सर स्वातंत्र्य इसमें संग्राम में ब्रिटिश थे, फिर भी वो सब अलाउड करते थे ऐसा लिखना, बाहर भेजना। गांधी जी ने तो जेल में रहते हुए सर उनका अखबार चलाया था जी। तो ब्रिटिशों से ज़्यादा तो आप अन्याय अत्याचार नहीं कर सकते। वो जो करते थे कम से कम उतना तो आपको सहूलियत देना है। और कैसे है ना, ये महाराष्ट्र जो है ना, उसके बारे में एक प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत सख्त है और वो बहुत एकदम कानून से मतलब करते हैं। गैर कानूनी कोई चीज़ तो इतनी करते हैं कि कोई सीमा नहीं है। मगर जहाँ तक हो सके सर, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बड़े उद्योगपति ना, मैं जाता हूँ कहीं दिल्ली जाता हूँ, बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तो वो लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में आने को डर लगता है। मैं बोला क्यों डर लगता है? बोले बहुत सख्त है ब्यूरोक्रेसी, या तो करप्ट ज़्यादा है या तो सख्त ज़्यादा है। बोले दो ही चीज़ है। हमारे यहाँ थोड़े अधिकारी जो इतर राज्यों में हैं वो बोले थोड़े मिलनसार रहते हैं, थोड़ा एडजस्टिव रहते हैं। मतलब वहाँ पे कानून भी सख्त नहीं करते और पैसा भी ज़्यादा एकदम ओवर डिमांड नहीं करते। वो बोलो महाराष्ट्र में दोनों है, पैसा खाएंगे तो अनाप शनाप मांगेंगे और कानून लगाएंगे। मतलब कोई अगर कानूनी ढंग से जाने वाला है इतना कानून सख्त करेगा कि धंधा ही नहीं कर सकता। तो वैसा ही जेल में भी हो रहा है सर। ऐसा हो रहा है कि जितने भी गैंगस्टर हैं उनके बारे में बार बार ये बात आ रही है कि वो मोबाइल से पूरा गैंग उनका जो बम्बई में माफिया वो चला रहे। अब वही जेल में गैंगस्टर के पास मोबाइल है, वो उसका राज चला रहा है। उसको मिलने के लिए गुनहगार जो आते हैं, या तो सर जेल से उसको गैंगस्टर को मालूम रहता है कि कौन सा कैदी कब छूटने वाला है, तो वो कैदी के साथ मैसेज देते हैं कि तू बाहर जाएगा, मेरे फलाने आदमी को फलाने जगह मिलेगा। क्योंकि जेल में तो सब एक दूसरे को मिलते रहते हैं। जाएगा, तू मिलेगा, तेरे को वहाँ पे 10,000 1 लाख जो भी उसकी मैसेज की क्वालिटी होगी वो ये करेगा। फिर वो आदमी वहाँ जाके मिलता है, छूटने के बाद वहाँ से पैसा लेता है, उसको मैसेज देता है, फिर वो मैसेज आगे फॉरवर्ड होता है काम के लिए और फिर माफिया चलता है। सर यही आर्थर रोड जेल से माफिया चलाने के बाद कितनी बार आई है। सब बड़े गैंगस्टर उधर हैं, उनके बारे में कितना आया है। और वो गैंगस्टर को मोबाइल मिल सकता है और संजय को नहीं मिल सकता है। ये क्या बात हुई? वो बोलेंगे कि वो इल्लीगली लेता है। क्या बात हुई? आप इल्लीगली जो कर रहा है उसको दे रहे। सर इनके जेल में असल में कानून ऐसा है कि जेल का जो स्टाफ है ना, उसको भी मोबाइल रखने को मना है, क्योंकि वो कैदी को दे सकता है। पर इनके ऊपर अगर रेड की ना, तो कम से कम 20 मोबाइल इनके स्टाफ के पास ही मिलेंगे, जो सर वो मोबाइल देने के लिए और वीडियो कॉल करते हैं। पहले तो सादे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करने के लिए कैदी को देने का, बाहर जाने के बाद उसके रिलेटिव से इनको 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये मिलते। कॉल का एक कॉल अगर करने दिया जेल के अंदर किसी को, तो बाहर के उसके रिश्तेदार 5,000 10,000, वो तो तगड़े 5-10 हज़ार देने वाले वो क्या मामूली नहीं रहेंगे। वो बेचारे वो नहीं कर सकते, और उनको भी बोलने का मौका देते हैं कभी कभी ऐसे, तो उसका भी पैसा लेते हैं। तो ये तो कॉमन है। मगर अभी संजय को मोबाइल नहीं है उधर, और संजय बात करता है उसके भाई से भी। तो सर कैसे है ना कि अभी एक बात है कि मैंने आनंद दिघे नासिक जेल में थे और शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो खोपकर मर्डर केस में अंदर थे। सर मैं भी उनको मिलने जाता था, यहाँ के थाना के सभी लोग जाते थे। सर कभी आनंद दिघे को सलाखों के पीछे बैठ के कोई नहीं मिला। वो जेलर के ऑफिस में आते थे, प्यार से बैठते थे, सिगरेट चाय मंगाते थे, उनका चालू रहता था। सिगरेट तो नॉन स्टॉप उनका जेल में भी चालू था, चाय भी पीते थे। फिर वो इर्द गिर्द सब लोग बैठते थे, बातें करते थे। जेलर साहब जो थे वो थोड़ा टाइम बाहर जाते थे, फिर इनका ही उधर राज चलता था। 1 घंटा आधा घंटा जितना दिल चाहे उतना बातें करते, इसकी क्या खबर है, उसकी क्या खबर है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो सब चलता था। और कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सर उस समय शरद पवार जी ने, ये बड़ी बात है, मैं मराठी में ऑलरेडी कह चुका हूँ, आपके यहाँ कहा नहीं ना? मैंने नहीं कहा। सर ऐसा है कि जिस दिन खोपकर मर्डर केस में इनको त्यागी उन्होंने उठाया, कमिश्नर थे वो, त्यागी भी मुझे बाद में मिले थे, रामदेव त्यागी। हाँ, तो वो मिले थे मुझे, DY पाटिल साहब मेरे मित्र हैं, उनके यहाँ गए थे तो त्यागी साहब मिले थे। उन्होंने बोला कि तुम्हारे वो किताब की वजह से, धर्मवीर किताब की वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। मैं बोला मेरा प्रेशर था कि किसी और का था?
बोले हाँ तुम सही हो, तुम्हारे किताब की वजह से जज से लेके सब लोग थोड़े से हिल गए थे कि भाई ये इतना बड़ा कोई महात्मा है। मगर वो बोले कि ये बात सच है कि पवार साहब का भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। ओह सर इतना ही नहीं, मैं आपको ये मराठी में बोल चुका हूँ, हिंदी में पहली बार आ रहा है और शायद दुनिया के लिए भी पहली बार आ रहा है। जैसे ही अरेस्ट हुई दिघे साहब की तो पवार साहब ने यहाँ पे फ़ोन किया, प्रभाकर हेगड़े करके वकील थे उनको, कि ये केस तुम लोगे। वो बोले कोर्ट का जामीन से लेके, कोर्ट न्यायाधीश से लेके, जेल से लेके हर एक चीज़ के बारे में जिम्मा मेरा है, मगर वकील तुम रहोगे। तो उन्होंने बोला कि मैं तो कांग्रेस का, वहाँ शायद वो प्रेसिडेंट भी थे थाना कांग्रेस के, तो बोले शायद ऊपर वाले ऑब्जेक्शन लेंगे। वो बोले ये आनंद दिघे एक ऐसा आदमी है, लड़का है, बोले लड़का है कि जिसकी मदद तुमको करनी चाहिए। ये शिवसेना का भवितव्य है, ये बाला साहब के बाद का बाला साहब है। ऐसा किसने बोला? पवार साहब ने। और बोले तुम परवाह मत करो। सर प्रभाकर हेगड़े ने उनका वकील पत्र लेने के कारण इंदिरा गांधी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, ये इतिहास है। उनको निकाल दिया पार्टी से। पवार साहब बोले चिंता मत करो, तुम कभी भी इनके ऊपर डिपेंड नहीं थे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड थे। सर हेगड़े साहब ने वो केस लड़ी, जेल में कभी भी दिघे साहब को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सर उनको पाँव दबाने के लिए कैदी थे, और वो शिवसैनिक बहुत थे ना अंदर, दूसरे काम के लिए भी पकड़े गए शिवसैनिक थे। तो वो एक महाराजा की तरह अंदर रहते, जैसे हम सोचते बोलते बिहार में चलता है, इधर चलता है, उधर चलता है। आर्थर जेल में शिवसैनिक नहीं है कोई जो कि संजय राउत की? सर संजय राउत को तो थोड़ा आइसोलेशन में रखा है। अच्छा। वो उनको डर भी है ना सर, कैसे है ना कि खाली शिवसेना के ही लोग हैं ऐसा नहीं ना, कोई दूसरे किसी कल्ट के भी लोग हो सकते, कैसे ये हिंदुत्व का भी एक इसका अलग वलय है ना, तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। अबे गैंगस्टर है ना बड़े बड़े, सर ये गैंगस्टर से भी भिड़ चुका है। और दूसरी बात संजय राउत का जो छवि है बाहर लोगों में, हाँ एक विलन का छवि दिखाया गया है। हाँ नहीं वो है, मगर अंदर सर उसको गैंगस्टर से भी तकलीफ है, क्योंकि बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं उनका भी अपना, देखो अभी दाऊद ने जो भी किया वो कट्टर मुस्लिम था, मुस्लिम आतंकवादी करके किया। तो एक अंदर कोई मुस्लिम अगर गैंगस्टर है तो उनका संजय को नुकसान धोखा हो सकता है। तो वो आइसोलेशन में उन्होंने जानबूझकर रखा है। अभी 2 कैदी थे पहले इसमें, अभी वो भी नहीं है, वो अकेला ही है वहाँ पे। तो ऐसा हो गया कि दिघे साहब की बात मैं कर रहा था जो कहीं नहीं है ये, तो दिघे साहब वहाँ दरबार लगाते थे जेल में, और बहुत अच्छा चल रहा था। सर अभी ऐसा है कि गैंगस्टर जेल में दरबार लगाते हैं सब जगह, मगर संजय के बारे में ऐसा नहीं होगा। एक तो कैसे है ना, हाईली पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है, और कैसे है ना, ये अभी मराठी में एक अच्छी कहानी चिवी जोशी करके एक लेखक है, उन्होंने लिखा है कि जब शेर सर्कस के पिंजरे में आ जाता है तो उन्होंने बोला है कि पिंजऱ्यामध्ये व्याघ्र सापडे बायका मुले मारिती खड़े। मतलब पिंजरे में जब शेर सर्कस है, बच्चे भी उसको मारते हैं। तो अभी कैसे है, महागाड़ी सरकार गई है, तब तक तो उसको कोई टेंशन नहीं था, ईडी तब भी पकड़ती थी ना, और महागाड़ी की सरकार होती तो जेल में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, या तो पकड़ती भी रही शायद। मगर अभी खतरनाक सरकार है। मगर एक बात मेरे को हमेशा लगती है कि शिंदे साहब और फडणवीस साहब और उसके आशीष, इसके बहुत बहुत सुहाने संबंध थे जो मैं जानता हूँ। तो उनके लिए भी अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से सहूलियत दी जा रही है, और वे VIP कक्ष अगर बनेंगे 12 तो बाकी कौन आते हैं 7 उसकी राह हम देखेंगे। मगर अभी पहले जो उनके ये हो रहे थे वो कुछ ये कम है, मगर सर उनको लंबा रहना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि कब तक रहेंगे, बोले 2024 की चुनाव के पहले उनको नहीं छोड़ेंगे। वो बाहर आएंगे तो बड़े हीरो बन के बाहर आएंगे, नुकसान करेंगे पार्टी, नुकसान करेंगे। तो शायद हो सकता है और 2-3 साल उनको अंदर रहना पड़ेगा। पहले तो 1 साल सुन रहा था, अभी तो 2-3 साल की बात हो रही है कि 2024 तक नहीं छोड़ेंगे। तो 2024 का लोकसभा विधानसभा दोनों होने के बाद तब शायद सोचे, नहीं दोनों एक साथ ही होने वाले ऐसा। तो संजय राउत की फिज़िकल हालत जो है वो पहले से बेहतर है, वो तबीयत भी उनकी ठीक है, वहाँ का माहौल भी अभी ठीक है।
मेंटल हालत भी अच्छी है। आप उनके परिवार से कभी मिलने की कोशिश की या मिलना चाहते हैं? सर ऐसा मैं एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ सर, क्योंकि ऑलरेडी वो अंडर सर्वाइलेंस है, मैं भी अंडर सर्वाइलेंस हूँ सर। उनके फ़ोन नहीं टैप होते, मेरे भी होते हैं, क्योंकि मैं इतने पॉलिटिशियन से बात करता हूँ तो मेरा तो 100% टैपिंग में रहेगा। इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा मैं कि मेरे उनके क्या रिश्ते हैं, उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। पर इतनी बात बताता हूँ कि उनका मॉरल बहुत अच्छा है और फाइटिंग स्पिरिट उनका जो है वो बीच में थोड़ा सा डावाडोल हो गया था फिजिकल टॉर्चर की वजह से, अब ठीक है। अब वो बोलते हैं कि नेहरू जी 16 साल रहे, गांधी जी 15 साल रहे, ये 10 साल रहे, ये जयप्रकाश नारायण से लेके सब इमरजेंसी में 18 महीने रहे। तो मेरे को भी अंदर रह के कुछ सीख जाऊँगा, कुछ नया करूँगा और कुछ उनका प्लान बन रहा है। वो प्लान क्या है उसके बारे में सर अभी और 2 महीने जाने दो, बाद में एक वीडियो बनूंगा जो महाराष्ट्र में एक हंगामा मचा देगा। धन्यवाद थत्ते जी। तो ये हमारा विषय था कि संजय राउत का जेल में किस हाल में है और उनका हाल बदहाल है। तो इसी चर्चा कर रहे थे। थत्ते साहब का कहना है कि वहाँ पर संजय राउत को अभी कोई दिक्कत अभी ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।